आज हम पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत का अध्याय 7 नागरिकता सिटीजनशिप। अर्थ और महत्व। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत के दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसीलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र व शत्रु मित्र। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। आर्टिकल 22। भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। इसमें हम 7 प्रावधान पढ़ेंगे। पहला है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, अनुच्छेद 16। तीसरा, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। चौथा, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। पाँचवा, लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान का अधिकार। छठवां, सांसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सातवां, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, शेष भारत के देश की रक्षा करना। भारत के नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। एकल नागरिकता। यद्यपि भारत संविधान संघीय है और इसमें दोहरी राष्ट्रपति केंद्र व राज्य को अपनाया है, इसलिए इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था दी गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों की कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहाँ वह रहती है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसे कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था अपनाया गया है। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं भी, निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। पहला, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य के या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंध में सार्वजनिक रोजगार निवास के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि गैर राजपत्रीय पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करें। जैसे कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी भी विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में रहने वाले मामला ना हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। तीसरा, निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा का विषय, दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंध है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए दी गई है।
यही नहीं, यह व्यवस्था उनके संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी है। चौथा, 2019 तक जम्मू कश्मीर की विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। का उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू कश्मीर राज्य में अस्थायी निवासी हैं, और खा ऐसे अस्थायी निवासियों को निम्नलिखित मामले में विशेष अधिकार का सुविधाएं प्रदान करना। राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, राज्य की अचल संपत्ति अर्जित करना, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने का अधिकार। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A पर आधारित थे। यह अनुच्छेद संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। 2019 में एक नया आदेश के तहत संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति ने इस विशेष दर्जे को वापस ले लिया। इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अधिक्रमित कर दिया। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि एक शक्तिशाली राष्ट्रीय भारतीय राज्य की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिकता, दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में उनके अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं हैं। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इनमें न तो उनके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोगों को भारत को नागरिक बने। पहला, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता है तो उसे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ये शर्तें हैं: यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, अनुच्छेद 5। दूसरा, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरा करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व हस्तांतरित हुआ हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकरण होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। तीसरा, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान हस्तांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। चौथा, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत में बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती है। पहला, व्यक्तियों जो भारत के मूल निवासी हों। दूसरा, व्यक्ति पाकिस्तान से हस्तांतरित हुए। तीसरा, व्यक्तियों पाकिस्तान हस्तांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। चौथा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नागरिकता संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला, एक व्यक्ति भारत का मूल नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर ले। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को
जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बन सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान या निर्णय विधान का निर्माण करे। तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत पंजीकरण, प्राकृतिक एवं अन्य समाविष्ट करने के आधार पर। पहला, जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्म व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्म व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से किसी एक का उस समय भारत का निवास हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों या शत्रु देशों के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष भीतर राजकीय काउंसुलेट में उनके जन्म की पंजीकरण न कराया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस तरह के बच्चों का भारतीय काउंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिकता है साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत को नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। नामता का हो गया भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त कर आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत रह चुका हो। खा, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। गा, एक व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिकता से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। घा, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसे माता पिता भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत हो। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तक क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों या पंजीकृत इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहे हों। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। एक ही व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों
या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूभाग के निवासी हों। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा और शपथ लेनी होगी। चौथा, प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। का ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। खा कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिक के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। गा यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या उसके थोड़ा सा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य या इस इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधित आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। घा यदि 12 वर्ष यदि 12 माह घा यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इसमें थोड़ा एक या थोड़ा अन्य का में हो, उसकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, फारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए भारत में निवास या भारत सरकार की सेवा में इस कुल अवधि को 5 वर्ष से कम नहीं किया गया। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। कि संविधान की 8वीं सूची में लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कि वे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में भारत में रहने के इच्छुक हों या भारत सरकार की सेवा में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन या में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसके जारी रखें। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले में पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि कोई व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। 5वां, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिकता घोषित करती है। ऐसे व्यक्तियों उल्लिखित तरीके से भारत का नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडुचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार में नागरिकता पांडुचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। 6वां, असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौता विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। का भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1966 से भारत की नागरिकता मान लिया जाएगा। भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया हो और अपने प्रवेश के समय ही साधारणतः असम का निवासी है और उसे विदेशी के रूप में पहचाना गया हो को स्वयं को निर्बाधित करना होगा। ऐसे निर्बाधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्ष की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों की नागरिकता के रूप में निम्नलिखित विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं और इन्हें पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम 1946 के प्रतिकूल दंड प्रमाणों से छूट दी गई है। केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण या प्रमाण पत्र या प्राकृतिकरण या प्रमाण पत्र दे सकता है
जो पंजीकरण या प्राकृतिकरण की योग्यता के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति जिसे पंजीकरण या प्राकृतिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, भारत में उसे प्रवेश की तिथि से भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अवैध प्रवसन या नागरिकता से संबंधित लंबित कोई भी कार्यवाही उसे नागरिकता प्रदान करने पर समाप्त हो जाएगी। ये विशेष प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अधिनियम से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, फारसी, ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासी जो वैध पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते थे, या यदि उनके पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई थी, तो उन्हें अवैध प्रवासी के रूप में माना जाता था और नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों, पंजीकरण या प्राकृतिकरण के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य थे। 2015 में केंद्र सरकार ने युक्त प्रवासियों को पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और विदेशी अधिनियम 1946 के प्रतिकूल मानदंड प्रमाणों से छूट दी। इसके बाद 2016 में केंद्र सरकार ने उन्हें भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए भी योग्य बना दिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लागू होने से उक्त प्रवासी भारतीय नागरिक के पात्र हो गए। यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्ती या वंचित करना होना। पहला, स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार उसे पंजीकरण या एक तरफा रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे को 18 वर्ष 1 वर्ष के अंदर होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। दूसरा, बर्खास्ती से द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किस अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाती है। हालांकि यह बर्खास्ती तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। तीसरा, वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा, यदि नागरिकता से संबंधित संविधान के प्रति अनादर जताया गया हो। तीसरा, यदि नागरिकता से युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसके कोई राष्ट्र विरोधी का सूचना दी हो। चौथा, पंजीकरण या प्राकृतिकरण। नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिकता को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। पाँचवा, नागरिकता समापन के रूप में भारत के बाहर 7 वर्ष से बाहर रहा हूँ। विदेशी भारतीय नागरिकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार विदेशी मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। कमेटी की वैश्विक भारतीय डायस्पोरा की व्यापक अध्ययन करने तथा उसके साथ संरचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। उसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन (PIOs) को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वाले को ही। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिक का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए गए। बाद में पाकिस्तान संशोधन अधिनियम 2005 ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अपवाद को छोड़कर सभी देशों
के मूल भारतीयों पीआईओस को अधिकारों के अनुदान का दायरा बढ़ा दिया। जब तक उनका गृह देश उनके स्थानीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विदेशी भारतीय नागरिक ओएससीआई वास्तव में दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता की अनुमति नहीं देता। पुनः नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2050 तक पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता ओएसआई संबंधित प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैश कार्ड होल्डर मतलब के नाम से एक नई योजना शुरू की गई, जिसमें पीआईओ कार्ड स्कीम तथा ओसीआई कार्ड स्कीम को मिलाकर विलय कर दिया गया। पीआईओ कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था। उसके बाद ओसीआई कार्ड स्कीम 2/12/2005 में शुरू की गई थी। दोनों स्कीमों के साथ साथ चल रही थी। वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर करने कर उससे अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने पीआईओ तथा ओसीआई को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों का सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। पीआईओ स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्ड धारक 9/1/2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर कर दिया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निर्बंध। पहला, भारत सरकार किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। पूर्ण आयु व सक्षम वाला कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा जो कि किसी अन्य देश का नागरिक हो लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए आहार्य था, अथवा जो कि किसी अन्य देश का नागरिक हो लेकिन उस भूभाग से संबंधित रखता हो जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया, अथवा जो कि ऐसे किसी नागरिक या पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री या स्वपौत्र प्रतोत अथवा कोई व्यक्ति जो उपरोक्त धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो। कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो, उसे माता पिता भारत के नागरिक हों अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, अथवा भारतीय नागरिक या विदेशी मूल की पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल या पति पत्नी जिसका विवाह निर्बंधित है या आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चल रहा हो। लेकिन एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा उसके माता पिता में से कोई एक अथवा उसके दादा दादी परदादा दादी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हें भारत सरकार उल्लेखित कर सकता है, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर के लिए निर्बंध के लिए आहार्य नहीं होंगे। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के प्राप्त अधिकार। वे विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसे कि केंद्र सरकार उल्लेखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। उनका उल्लेख तालिका नंबर 7(1) क्रमशः संख्या 7 के अंदर दिया गया है। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो किसी भारतीय नागरिक को होते हैं। वे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की स्वतंत्र संभावना को अधिकार नहीं होगा। आर्टिकल 16। वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए आहार नहीं होंगे। अनुच्छेद 58। वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए आहार नहीं होंगे। अनुच्छेद 66। वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आहार्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 124। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आहार्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 217। वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकार नहीं होगा। वह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आहार्य नहीं होंगे। वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुनने के लिए आहार्य नहीं होंगे।
वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामले से संबंधित पद के लिए आहार्य नहीं होंगे, जब तक कि ऐसे सेवाओं या पदों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे। विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। पहला, भारत का कोई भी विदेशी नागरिक कार्ड धारक अपने भारतीय कार्ड धारक के विदेशी नागरिक की स्थिति को त्यागने की घोषणा कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा इस घोषणा को पंजीकृत करने के बाद ऐसे व्यक्ति भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक नहीं रह सकता। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता, तब उसका विदेशी मूल की उसकी पति उसने जिसने विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक रूप के पंजीकृत है कि भारत की विदेशी नागरिकता नहीं रह सकता। विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर के बारे में पंजीकृत का रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई हो, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शन की हो। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसने भारत भी संलग्न हो के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया हो। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकृत के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से कम कैद की सज़ा भुगती हो, अथवा भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक ने नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लेख किया है या प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था, अथवा यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी समक्ष न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, भंग नहीं किया गया हो, लेकिन ऐसे विवाह से बने रहते ही ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। हालांकि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकता के रूप में उनके पंजीकरण को रद्द करने से पहले उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। यह प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया था। बाकी पेज नंबर 59, 60, 61, 62 आप एम लक्ष्मीकांत के बुक से स्वतः पढ़ सकते हैं।